Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for electrochemistry and this capsule is related to the electrochemical series. हमने पिछले वाले कैप्सूल्स में इसके जो बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका रिडक्शन हाफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ई सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नस्ट इक्वेशन और गिब्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डिसाइड की जाती है ना, वो सब चीज़ें अपन ने कर ली हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिस इज वन टाइप ऑफ सीरीज इन विच योर मेटल्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ मेटल्स जो हैं वो एक्चुअली में उसकी रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह दिया गया है, दिस इज ए रेफरेंस वन। तो यहाँ पर इसकी जो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो है, तो ये रेफरेंस होता है। इसके ऊपर जब आप जाओगे यहाँ पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ पर जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये नेगेटिव में जा रहा है। 0.13 माइनस 0.44, जैसे जैसे आप नेगेटिव में जाते जा रहे हो रिड्यूस होता जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। इसके नीचे जाओगे तो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुआ है उसका ऑर्डर रिवर्स दिया हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रेंड देखो। जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में किस तरह से दिया हुआ है 0.00, और इसके ऊपर आपकी जो ई नॉट वैल्यूज है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होती जा रही है और इसके नीचे नेगेटिव में डिक्रीज होती जा रही है। ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, तो उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। चीज़ों का कोर समझने की कोशिश करिए एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर जैसे ऊपर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जा रहे हो तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होती जा रही है। अब इसको हम देखते कहते हैं कैसे हैं, जब आप यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, मतलब इस गिवन सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जा रहे होते हो, जब आपकी रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही होती है, इसका मतलब क्या कि वो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होती है। कहने का मतलब क्या है, इंक्रीज जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि कोई भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि वो एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और उस केस में वो खुद रेड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर से लेकर नीचे जब इस वाली सीरीज में आप जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होगी, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, और यहीं आप एनसीईआरटी की जो लिस्ट देखेंगे उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर इस सीरीज को रिवर्स करके दिखाया हुआ है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना कि जब जीरो से आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो उसके केस में स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होती है और रिवर्स में स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होती है, जैसे लेफ्ट वाला देख रहे हो आप। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इट गेट्स इट सेल्फ रिड्यूस इन द प्रोसेस। अगर ये अब ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो जितनी एफिशिएंटली रिड्यूस होगा, मान लीजिए कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एफिशिएंटली रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने का मतलब है कि उसका जो ई नॉट रिडक्शन है वो ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब जो नीचे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर सीरीज में ये सबसे इजीली रिड्यूस होगा, और गोल्ड सबसे इजीली रिड्यूस होगा, यानी कि ये दूसरों को उतनी ही एफिशिएंटली ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये वाली चीज है, इसके बेस पे आप यहाँ पर इसको सीरीज को एनालाइज करते हैं, और जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो रही है उसका रिवर्स रिवर्स रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। अब यहाँ पर इस सीरीज पे आपको याद होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट और व्हाट, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस अदर्स एंड दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है गेट इटसेल्फ रिड्यूस मतलब कोई भी उतना एफिशिएंटली रिड्यूस होगा जिसका इनॉट रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। जो भी आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो क्या मतलब कि कोई भी मेटल रिड्यूस हो रहा है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कितनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि उतना ही इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है। तो इसलिए जो मेटल इजीली रिड्यूस होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही हाई होता है और वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका रिवर्स होता है तीसरा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर गिवन सीरीज में क्या होगा कि इन ऊपर से लेके नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो वो है प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होती है और नीचे से ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। यहीं आप अगर एनसीईआरटी की सीरीज देखोगे तो ये रिवर्स में दी हुई है, यानी कि नीचे से ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होगी और ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होगी। करेक्ट। अब मैं देख लेते हैं यहाँ पर यूजेस। इसी के बेस पर आप देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में दो मेटल्स में हम कैसे डिसाइड करते हैं। ऐसा मेटल जब आप इसमें देखोगे सीरीज में, जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपको दो मेटल दिए हुए हैं एन प्लस और बी एम प्लस, इसमें से कौन सा मेटल कैथोड वाले सेक्शन पे होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा, मतलब ई नॉट रिडक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ई नॉट रिडक्शन ऑफ ए। अगर ऐसा है तो ई नॉट रिडक्शन जो बी है वो बी यहाँ पर कैथोड के साइड में होगा। क्यों? बिकॉज कैथोड पोटेंशियल उसका हाई होगा, वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए वो कैथोड के साइड में होगा और जो दूसरा वाला होगा वो ऑक्सीडेशन के साइड में होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट कैथोड में प्रेजेंट होगा, कौन सा मेटल और कौन सा एनोड पर प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीजें कि जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम क्यों देखते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स जो नीचे होते हैं वो ऊपर वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसका मतलब मेटल्स जिनका ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होता है वो ई नॉट रिडक्शन जिसका लो है उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये भी एक चीज होती है। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज टू फाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। कैसे? अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ई नॉट वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, फॉर कंपेयरिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, अभी अभी मैंने बताया कि जिनका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं, है ना, और जिनका कम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, बिकॉज वो खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना। इसके बेस पे जो अभी 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 नेक्स्ट डिस्कस किया है। इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, जब आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों आ गए हैं तो आप आसानी से आप रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड निकाल के ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे। थर्ड पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट है इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। आपको जब ई नॉट पता चल चुका है सेल का, यहाँ पर इससे जस्ट पहले वाले से ई नॉट सेल आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो ई नॉट सेल निकालने के बाद डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ही कर दोगे आप। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो जब डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल निकाल लिया है आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन फीजिबल है ना, जैसे अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो नॉन फिजिबल रिएक्शन है। तो ये वाली चीज हम इससे पता कर लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। ये अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसकी पिछली वाली क्लास एक बार देख लेना, है ना, ये वाली जो मैंने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की थी। ओके, इसके बाद इन प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर आप जो पहले ही जब ई नॉट सेल इसको देखे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ये फाइंड आउट कर चुके हो कि कैथोड हाफ कौन सा है, एनोड हाफ कौन सा है,
ये जो आपने पहले ही देख लिया है, तो अब आप आसानी से ये देख सकते हो कि कैथोड पे कौन सा रिड्यूस होगा, मतलब कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो आपने निकाल ही लिए, मतलब कौन सा मेटल आपका कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है और कौन सा गैस की तरह रिलीज हुआ है उसमें या फिर एनोड पर। तो ये आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकाल लिए जब आप कैथोड और एनोड हाफ समझ चुके हो। तो इन प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम करोजन, बट प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम करोजन यानी कि आप उसमें देखोगे व्हाट इज प्रोटेक्टिंग मेटल को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, बाई फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर बाई फॉर्मिंग ऑक्साइड मतलब जिस मेटल का, कोई भी जो मेटल है वो ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल ऑक्साइड बना रहा है का मतलब क्या है कि वो खुद क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये देखोगे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका जिसका जो ई नॉट है वो नेगेटिव होता है, जिसका ई नॉट सबसे कम होता है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जिसका ई नॉट सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि वो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वो मेटल ऑक्साइड सबसे आसानी से बना लेगा। तो जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो आराम से मेटल ऑक्साइड बना देगा और आप उसको करोजन से प्रोटेक्ट कर लोगे। इसलिए आपको करोजन से बचाने के लिए वो वाला मेटल लेना पड़ेगा जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि आप यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और आपसे जब एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल, पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। 3 मार्क्स का है तो ये सिर्फ पॉइंट दे दीजिए इसके 3-4, और अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है अच्छे से। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नेक्स्ट कैप्सूल में मैं कोलब्रुश लॉ समझाऊंगा ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम आज के कैप्सूल में डिस्कस करेंगे। वो कुछ डिस्कस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं। पहला है कंडक्टेंस। आपको पता होगा रेसिस्टेंस के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जो वायर होता है उसमें जो रेसिस्टेंस होता है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट आ रहा है, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट को फ्लो को आप रेसिस्ट कर रहे हो तो वो रेसिस्टेंस है उसमें। इसका ये भी तो अब रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। जी इज इक्वल टू, जी इज रिप्रेजेंटेड, कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई जी, जी इज 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो होगा ओहम इनवर्स। क्लियर है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी रो होती है, रेसिस्टिविटी को रो कहते हैं। रो इज दिस इज, इसका रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर एल क्या है, एल इज द लेंथ। लेंथ, सपोज एक कंडक्टर है वायर जिसकी लेंथ है एल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अब आपको क्या करना है, इसकी रेसिस्टिविटी निकालनी है। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको यहाँ पर रेसिस्टिविटी का जो इसका जो यूनिट है वो निकालने में कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसका इसका यूनिट क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल का यूनिट, यानी कि ओहम इंटू लेंथ स्क्वायर बाई एल। तो ये हो गया आपका ओहम मीटर। यूनिट क्या हुआ इसका, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओहम मीटर। करेक्ट? समझ में आ गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी 1/ρ। सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर हमें 1 मोल नहीं पता कि मोल क्या होता है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज द वे ऑफ डिफाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल है तो इसका मतलब है कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल। यही कॉन्सेंट्रेशन है। ये डिफाइंड है, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द के
मोलर कंडक्टिविटी is K, where K is the conductivity into 1000 by molarity या फिर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी सेम चीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, ए एक्स बी वाई अगर आपके पास एक चीज़ है तो वो अगर सॉल्यूशन में जाता है तो वो क्या करता है, वो एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, इसमें अगर डिवाइड हुआ है तो इस ये अगर वन था तो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद वो एक्स एस बना देगा और वाई एस बना देगा। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है एस सॉल्यूशन की। तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और यूजुअली मोलैरिटी है ना, एक ही चीज़ होती है, नंबर ऑफ मोल्स यूजुअली एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये होती है के इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं आपके। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कैप्सूल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझाऊंगा और फिर कोलरॉश लॉ समझाऊंगा। उसके समझाने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम इज व्हाट, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.5 मोलर NaOH, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमें, डायमीटर हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है व्हाट 5.55, हाँ 5.55 इंटू 10⁻³ ओहम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए इसका जो है ना, इसका पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3.14 इंटू डी इज द वन स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आपका क्या होगा, 3.14 बाई 4 विल बी इक्वल टू 0.7 हाँ 785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आपका एरिया हो गया। आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल। आर हमें दिया हुआ है क्या 5.5 इंटू 10⁻³। एरिया हमने 0.785 निकाल लिया है और लेंथ हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 5.5। तो ये हो गया आपका 1.1 इंटू 0.785 इंटू 10⁻², यानी कि 11 इंटू 7.85 which is equal to your, it must be 785 785 785 5 74 84, हाँ। तो ये आपका आंसर हो गया, ये 87.135 ओहम सेंटीमीटर। ये आपकी रेसिस्टिविटी आ गई, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा पार्ट है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन 87.135 कर दो तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.148 इंटू 10⁻² ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया दूसरा पार्ट हो गया कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है आपको, थर्ड। मोलार कंडक्टिविटी किस तरह से डिफाइन होती है, दिस इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1.148 इंटू 10⁻² इंटू 1000 कर दो अपॉन मोलैरिटी क्या दी हुई है 0.05, ये दिया हुआ है ना मोलर NaOH। तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू होगी ये होगी ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1148 अपॉन 5, तो ये हुआ आपका 229.6, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 229.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू हो गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी की। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली थ्योरेटिकल होते हैं।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको इसके जो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये पाँचों पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है, बस बस इस पे एक ध्यान रखना कि कहीं आप जब एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तो एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि सर ने तो बताया था कि ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनसीईआरटी में नीचे से ऊपर दिया हुआ है। बस अंतर ये है कि ये जो सीरीज जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, वो सीरीज ना एक्चुअली में रिवर्स में दी हुई है। मतलब कि एनसीईआरटी में यहाँ पे जीरो जो है, उसके बाद ये जो इंक्रीजिंग नेचर ऑफ ई नॉट रिडक्शन है, वो एनसीईआरटी में ऊपर की तरफ दिए हुए हैं और डिक्रीजिंग नीचे की तरफ दिए हुए हैं, बस इतना अंतर है। तो बाकी सब बिल्कुल सेम है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे ज़्यादा वीडियो आपको पहले ही डाल दूं। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक अनकवर्ड है जिस जो आपको बहुत टफ लगता है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने समझ में नहीं आया है या फिर क्लास में समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे उसको कमेंट सेक्शन में बोल के बता सकते हैं कि सर ये पहले कवर कर दीजिए, और तो मैं पहले उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा इनके साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी बुक से, जो कि अरिहंत की बुक हो या फिर कोई, अरिहंत की बुक ज़्यादा अच्छी होती है, अरिहंत के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करते रहिए। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस पीरियड में एग्जाम तक, वो करते रहिए। और क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत सेम आएंगे उसमें से, और बहुत सारे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।